हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक शानदार नए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में पशु परिचय एग्जाम के लिए हम टॉप से टॉप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो यहाँ से डायरेक्ट आपके हूबहू क्वेश्चन है जो 1 और 2 और 3 दिसंबर को पशु परिचय के एग्जाम में छपने वाले हैं। तो क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को आपको शेयर करना है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर का जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा गया। देखिए कि निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए। दोस्तों इससे पहले दोस्तों इस मॉडल पेपर के हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम 51वां प्रश्न पढ़ने वाले हैं और वैसे हमारा ये रहेगा पहला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से मिलान करना आपको एक दूसरे से। देखो भाई कीजिए मिलान। चैत्र शुक्ल नवमी का त्यौहार ये कब मनाते हैं? ये आपकी रामनवमी कहते हैं इसको। बिल्कुल ये सही है आपका। श्रावण कृष्ण नवमी, इसको नीडी नवमी आती है, ये भी आपका सही है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इस दिन गोगा जी की नवमी मनाते हैं, ये भी सही है। कार्तिक शुक्ल नवमी को इस दिन आंवला नवमी मनाते हैं, ये भी सही है। यानी 1 का 1 और B का 2, ये आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। आगे प्रश्न आपसे पूछा है 52 नंबर। देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस गायन शैली में 6 राग व 36 रागनियाँ होती है आपकी? बताओ। लंगा गायन में होती है, मांगणियार गायन में होती है, हवेली संगीत में होती है, ये फिर मांड गायन में? चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से राजस्थान की किस गायन शैली में 6 राग और 36 रागनी होती है? तो ये होती है मेरे लाडलों आपके बेटे मेरे यहाँ पे हो जाएगा आपका मांगणियार गायन। ठीक है, मांगणियार जो गायन है इसमें आपके दोस्तों 6 राग और 36 रागनी होती है, यानी 52 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मांगणियार ये है दोस्तों, ये आपकी क्या है, एक मुस्लिम जाति है जो सिंध प्रदेश की है। चलो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, देखिए ध्यान से देखना है प्रश्न को भी, फिर आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दोस्तों पटेला, बिछियो, लालर और माछर क्या है? देखो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि पटेला, बिछियो, लालर। तो ये क्या है दोस्तों? ये आप सभी को पता है कि पर्वतीय क्षेत्र के अपने क्या ये लोकगीत है। क्या है दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्र के भाई मेरे ये क्या आपके लोकगीत है, यानी सी ऑप्शन को आप लो कर दो। चलो आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से होता है? लेक मधेसर बीकानेर से होता है, कत्रियासर बीकानेर से, नौका बीकानेर से, या फिर बाड़मेर से? बताओ। चलिए फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि अग्नि नृत्य का उद्गम मेरे बच्चों अग्नि नृत्य का उद्गम होता है वो आपके कहाँ से होता है? सर जी ये तो होता है आपके कत्रियासर बीकानेर से। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? तो ये दोस्तों आपके सनातनी संप्रदाय का होता है। इस नृत्य में क्या करते हैं, पुरुष भाग लेते हैं, अंगारों पर नृत्य करते हैं। इसके अंदर एक धूणा नृत्य भी होता है जो अग्नि नृत्य से पूर्व में किया जाता है, और धूणा धूणा जो आपका नृत्य होता है। ठीक है, इसमें आपके रुस्तम रुस्तम का घोष होता है। किसका? रुस्तम रुस्तम का घोष होता है। जबकि पूछे आपसे कि अग्नि नृत्य में किसका घोष होता है, तो अग्नि जो आपका नृत्य दोस्तों इसमें पते पते का घोष होता है। नृत्यक अपने ग्रुप के सामने नाचते हुए पते पते कहते हुए धुएं में प्रवेश करते हैं। ठीक है, आगे चलो 55 नंबर क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से दोस्तों जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने तमाशा के किस कलाकार को अपने गुणीजन खाने में परिचय दिया है? बताओ कि निम्नलिखित में से जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने तमाशा के किस शासक को, तमाशा है दोस्तों, तमाशा के किस कलाकार को अपने गुणीजन खाने में परिचय दिया? फूलजी भट्ट को, बंशीधर भट्ट को, राधा कृष्ण भट्ट को, या उपयुक्त सभी? तो तमाशा है दोस्तों ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो आप मुझे नीचे कमेंट करो कि तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है। सर जी तमाशा तो अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। बिल्कुल बच्चे मेरे, तमाशा कहाँ का है? जयपुर का आपका प्रसिद्ध है। जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने अपने काल में दोस्तों तमाशा के एक प्रमुख कलाकार था जिसका नाम था बंशीधर भट्ट। इसको गुणीजन खाने में क्या दिया? परिचय दिया। ठीक है, किसको? बंशीधर भट्ट को। बंशीधर भट्ट कहाँ पे? बी को आप कर दो लोग। ठीक है, आगे चलो। अगला सवाल आता है आपका 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी तथा शहनाई का मिश्रित रूप है? अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप कौन सा आपका? तुरई है, जयंत्र है, मत्सक है, या सितारा है? चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। तो देखो मेरे लाडलो, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप पूछा आपसे,
तो ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा। कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा। कौन सा? सुशीर है क्या? गलत है, पड़ेगी एक टेपट पड़ेगा। 56 का आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप कौन सा है? सतारा है। मैंने मिश्रित रूप पूछा और आप क्या कर रहे हो? मेरे पीछे पीछे सुशीर बोल रहे हो, इसलिए मैंने आपको डांटा। क्या अलगोजा आपका सुशीर वाद्य यंत्र है? क्या अलगोजा आपका तत्वाद्य यंत्र है? क्या बांसुरी आपकी सुशीर वाद्य यंत्र है? क्या शहनाई आपकी सुशीर वाद्य यंत्र है? नीचे कमेंट करो जल्दी से। देखो सुशीर वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं आपके? सतारा ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, अलगोजा भी सुशीर है, बांसुरी भी सुशीर है और शहनाई भी आपका क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है। इसमें 2 बांसुरी होती है, इसमें एक बांसुरी एक समान रूप से बजती है तथा दूसरी बांसुरी के 6 छेदों को दोनों हाथों से बजा जाता है। और जैसलमेर और बाड़मेर के गडरिया और मेघवाल जाति के जो लोग हैं वो इसे बजाते हैं। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न आपका 57 नंबर। ऊंट के बालों से बनाया गया मोटा वस्त्र जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्रीजेस कहते हैं, बाखला कहते हैं, पछेवड़ो कहते हैं या कोपिन कहते हैं? बताओ दोस्तों, नीचे फटाफट से कमेंट कीजिए कि ऊंट के बालों से बनाया गया मोटा वस्त्र जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है उस वस्त्र को कहते हैं। गुरुजी उस वस्त्र को हम क्या कहेंगे? उस वस्त्र को तो सर जी अपने कहेंगे बाखला। क्या कहेंगे बच्चों? बाखला कहेंगे। बिल्कुल बी ऑप्शन को लो कर दो लाडलो। क्या कर दो? बी को लो करो। चलो आगे चलो, अगला प्रश्न। आगे प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से नाक में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। एक ऐसा आभूषण दोस्तों जो आपका नाक में नहीं पहना जाता है, कौन सा भाई? बुलाक है, बेसरी है, भोगली है या रखन है? तो नाक में जो आभूषण आपका नहीं पहना जाता है वो हो जाएगा आपका रखन। ठीक है। डी को आप लो कर दो। क्या कर दो? डी को आप लो कर दो मेरे लाडलो। रखन आभूषण है जो दांत का आभूषण है जो दांतों पर सोने के पतरी की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है। बुलाक, बेसर तथा भोगली ये क्या आपके नाक के आभूषण है, ध्यान में रखना। चलिए आगे, एक बार सभी लाडले क्लास को शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि संत दादू दयाल और उनके शिष्य परंपरा द्वारा लिखित साहित्य की भाषा है। दोस्तों दादू दयाल जी और उनके अपने शिष्यों ने एक साहित्य लिखा, उसकी भाषा कौन सी आपसे ये पूछा है। आपको नीचे कमेंट करना है कि सर जी इसकी भाषा ये है। कौन सी है भाई? ढूंढाड़ी है क्या? बिल्कुल दोस्तों, सभी साथियों का एकदम शानदार आंसर आया, ढूंढाड़ी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी लाडलो? ढूंढाड़ी हो जाएगी ये। ठीक है। ढूंढाड़ी को करो लोग, यानी ए ऑप्शन को आप लोग कर दो। चलो 60 नंबर क्वेश्चन को देखो कि राजस्थानी साहित्य की किस शैली में अरबी फारसी शब्दों का युक्त तुकांत रचनाएं होती है। तो अरबी फारसी शैली का ये जो आपकी युक्त जो आपकी होती है ना, युक्त तुकांत रचनाएं, वो किस में होती है? तो वो होती है भाई मेरी आपके 60 का बी ऑप्शन दवावेत में होती है। किस में होती है? दवावेत में होती है। बी को आप लोग करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको पशु परिचर परीक्षा में क्या करना है 2024 में क्या करना है? हमें चाहिए दोस्तों अपना सिलेक्शन, हमें करनी है एक सीट पक्की। और इस एक सीट को पक्की करने के लिए आपको आज ही हमारी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर आपको स्क्रीन के सामने दे रखे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नंबर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, नंबर आपके दोस्तों 9057001547। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रक्त का धक्का बनने में सहायक है। दोस्तों रक्त का धक्का बनने में सहायक कौन है? विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन B1 है या फिर विटामिन ए है? रक्त का धक्का बनने में सहायक है। सर जी रक्त का तो धक्का बनने में सहायक अपने सी होगा। बिल्कुल मेरे बच्चे सी हो जाएगा। विटामिन B1 को लो कर दो आप। ठीक है, सी को लो करो। आगे चलिए। सर जी साइंस की क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों, आपके विज्ञान की क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अब हम। ठीक है, पहले राजस्थान जी के पढ़े। मेंडल के नियम का अपवाद कौन सा है दोस्तों? प्रभाविता का नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम है, स्वतंत्र वर्गीकरण का या कड़ी का है? बताओ मेंडल के नियम का अपवाद कौन सा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। 62 में लो कीजिए, मेंडल के नियम का अपवाद है। तो भाई मेरे मेंडल के नियम का अपवाद कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपके सी ऑप्शन कड़ी। ठीक है, सी को लो कर दो आप। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर वंशानुगति के 3 नियमों को भी दिया था। आपके कौन कौन से वो नियम? एक तो आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों। एक तो आता है आपका प्रभाविता का नियम, दूसरा आता है आपका पृथक्करण का नियम, तीसरा आता है आपका युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये 3 नियम है जो आपके 10th क्लास में लगते थे, आपने पढ़ा होगा, साइंस की बुक में पढ़ा होगा।
तो ज़्यादा तो मैं इसकी गहराई में जाऊँगा नहीं, क्योंकि क्लास अपनी बड़ी हो जाएगी। हमें क्या करनी है, शॉर्ट क्लास रखनी है। चलिए आगे चलिए, यानी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करने हैं हमें। आगे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट करिए फटाफट से। एक बार मेरे सभी भाई बहन इस क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? चांदी का काला पड़ना है, कागज़ को जलाना है, दूध से दही जमना है, या फिर पानी को उबालना है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बच्चे मेरे, कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, परिवर्तन तो आपने पढ़े होंगे बचपन में। भौतिक परिवर्तन हुआ आपका, जैसे रासायनिक परिवर्तन हुआ, ये आपके परिवर्तनों के नाम है। तो 63 का ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पानी उबलना, ये क्या है दोस्तों? आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, 63 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चांदी का काला पड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसमें चांदी धातु का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। ठीक है, चांदी का काला पड़ना वो क्या है दोस्तों? चांदी का काला पड़ना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कागज़ का जलना कौन सा परिवर्तन है? कागज़ का जलना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, दूध से जमने दही जमने की प्रक्रिया ये भी आपकी रासायनिक प्रक्रिया है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे अति शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा आपसे 64 नंबर। देखो भाई 64 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? वाह भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या है। मेरे प्यारे मित्रों, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? सर जी, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 हो जाएगी। बिल्कुल 639 हो जाएगी। तो आप क्या कर दो, डी ऑप्शन को लो कर दो। और ये क्या हुआ यहाँ पे, देखिए बच्चों ने क्या क्या आके मारी है यहाँ पे 50 भाई। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शानदार, लाजवाब आपकी तैयारी है दोस्तों। सभी का डी ऑप्शन करेक्ट आया है। ठीक है, सभी का क्या है, डी आया है। 65 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि साबुन के लिए सही कितना है, 65 का चूज करना है आपको। ठीक है, साबुन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण 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 क्या है, ये आगे लवण होती है। ठीक है, ये क्या आपका सत्य कथन है? सही कथन चूज करना है, नहीं ये क्या आपका गलत है। ठीक है, आगे चलिए। आगे साबुन कठोर जल में अप्रभावी होती है, ये कथन आपका सत्य है। साबुन जैव अपघटनीय है, ये भी आपका सत्य है, यानी 2 और 3 सही है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा चुका आपसे कि वह धातु जो केवल अम्ल राज्य में घुलता है। एक ऐसी धातु दोस्तों जो केवल कहाँ पे घुलती है? अम्ल राज्य में घुलती है, कौन सी हो जाएगी? प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ो और फिर नीचे कमेंट करो। तो दोस्तों जो धातु अम्ल राज्य में घुलती है वो कौन सी है? 66 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे चलो। 67 एल्यूमिनियम का एसक है, हेमेटाइट है, बॉक्साइड है, सिनेबार है, कैल्साइट है, बताओ दोस्तों। एल्यूमिनियम का एसक कौन सा है? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है 67 नंबर क्वेश्चन का। जो भी यहाँ पे करेक्ट आंसर करा है ना 67 का, कुछ बच्चे तो करे हैं सी ऑप्शन को लोग, लेकिन यहाँ पे सी नहीं होगा तो क्या होगा गुरु जी? यहाँ पे आपका बी होगा। ठीक है बच्चे मेरे, एल्यूमिनियम का ऐसा कौन सा आपका? एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसा आपका बॉक्साइड है। और बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र तो वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूँ। ठीक है, Al2O3 ये बॉक्साइड का आपका रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न कौन सा आपका? 68 नंबर है ना? बिल्कुल। लोक जो रोग है दोस्तों, लोक जो रोग क्या है? लोक जो यानी टिटनेस के नाम से इसे जाना जाता है। यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक संक्रमण है दोस्तों। इसमें जबड़े की मांसपेशियों में ऐंठन पैदा होती है। तो यहाँ पे 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सी ऑप्शन। ठीक है, एड्स से। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एड्स नहीं, टिटनेस। ठीक है, लोक जो रोग है ये टिटनेस का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर कि विडाल परीक्षण संबंधित है दोस्तों। विडाल परीक्षण का संबंध किससे है बताओ? टाइफाइड से, क्षय रोग से, एड्स से, या फिर कैंसर से? तो इसका संबंध है वो एड्स से है। किसी एड्स से है, यानी 69 का ए ऑप्शन करेक्ट कर दो आप। रुको एक मिनट, रुको भाई। 68 का सी किया आपने, लोग जो रोग से एटनेट्स। ठीक है, विडाल परीक्षण रिलेटिव है। विडाल परीक्षण तो भाई मेरे आपका सी थोड़ी होगा, इसमें ये ऑप्शन होगा। किससे है ये आपके टाइफाइड से है। फिर से चिल्ला चिल्ला कर बोला हूँ दोस्तों, ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन पे एक बार दोबारा दोहरान कर रहा हूँ कि विडाल परीक्षण
किस से रिलेटिव है? तो टाइफाइड से रिलेटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो। एक अधातु का उदाहरण है दोस्तों, एक अधातु का उदाहरण कौन सा है? 70 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा आपसे। तो अधातुएं कैसी होती है? नरम भी होती है और हल्की भी होती है। इनमें किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। ये कौन सी धातुएं होती है? ये अपने अधातु के लक्षण है। ये विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है, ये भी इसके क्या लक्षण है? अधातु होती है, वो नमनीय नहीं होती है, ये भी इसके लक्षण है। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी को लो कर दो दोस्तों। चलो आगे। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? वाह भाई, क्या मजेदार क्वेश्चन पूछा है। प्रश्न पूछा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो बच्चे देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान है ये कहा गया है अपने पलिया को। ऑप्शन बी को लो करो। क्या करो? ऑप्शन बी को लो करो। पपिया को आपके आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। बेहतर का बी, बेहतर का बी को लो करो। यह वास्यता डायाफ्राम के मध्य में स्थित होता है। आगे चलिए, कौन मध्य में स्थित होता है? सच्ची हमें कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। देखो ध्यान से सुनो। पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाने के बाद यह पलिया में नष्ट हो जाती है। और पलिया दोस्तों आपकी एक सक्रिय रक्तवाही का अंग है। वयस्कों में पलिया ब्लड बैंक का कार्य करती है और यह अमाशयता डायफ्राम के मध्य स्थित होती है। ये बात मैं आपको कहना चाहता था। ठीक है, अब पल्ले पड़ गई। हाँ सर जी, पड़ गई पल्ले। तो ठीक है, आगे चलो। आगे 73 नंबर क्वेश्चन देखो कि यदि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो 73 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 60%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि गाड़ी की हेडलाइट में लगा होता है, गाड़ी की जो आपकी हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? गोल या उत्तल, अवतल या समतल? तो हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि जो गाड़ी होती है ना, ऊपर जो उसमें जो लेंस लगता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। सी ऑप्शन को लो करो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेंडल द्वारा दोस्तों आप 2PD के 100 परागण कराने पर प्राप्त फिनोटाइप अनुपात है, कौन सा अनुपात हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3:1। ठीक है, बी को लो करो। आगे है नीला तोता कहा जाता है। ये प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीला तोता किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को, सोडियम सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट? तो नीला तोता भाई मेरे कहा गया है कॉपर सल्फेट को। किसको कहा गया है? नीला तोता आपके कॉपर सल्फेट को कहा गया है। ए ऑप्शन को आप लॉक कीजिए। किसको लॉक कीजिए? ए ऑप्शन को लॉक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए पाया जाने वाला गुणसूत्र युग्म है XX है, XX है या फिर XO है या फिर XY है? पुरुषों में पुरुषत्व के लिए पाया जाने वाला गुणसूत्र युग्म है। तो ये हो जाएगा कौन सा दोस्तों? XY है। क्या XY है? बिल्कुल XY हो जाएगा। डी को लो करो। पुरुषों में दोस्तों लिंग गुणसूत्र के रूप में XY गुणसूत्र होते हैं। इसी के आधार पर आपके बच्चे होते हैं ना, उनके लिंग का निर्धारण होता है। महिलाओं में गुणसूत्र होते हैं आपके XX, जबकि पुरुष में गुणसूत्र आपके XY होती है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में अपने महिला को दोष देते हैं कि इनकी लड़की हुआ लड़का नहीं होता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, कभी आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते हो। लड़का और लड़की एक समान होते हैं। अगर लड़की को अपने बेटे की तरह पालें, अगर उसका ध्यान रखें, ख्याल रखें, तो बेटे से बढ़कर आपको प्यार देती है। हमेशा याद रखना लड़की। आगे प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? केरोटिन से, यूरिक अम्ल से, बिलीरुबिन से या फिर यूरोक्रोम से? मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रहे, मूत्र का सामान्य रंग दोस्तों आपके पीला होता है यूरोक्रोम से। किससे होता है? यूरोक्रोम से पीला होता है। ऑप्शन डी को लो करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि पेसमेकर का कार्य है दोस्तों। पेसमेकर का क्या कार्य है बच्चे? बताओ। मूत्र बनने का नियम है,
या पाचन क्रिया का नियमन है, या फिर हृदय की धड़कन प्रारंभ करना है, या फिर श्वसन क्रिया का प्रारंभ है, या अनुत्तरित प्रश्न है। चलिए फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि पेस मेकर का कार्य है। तो दोस्तों पेस मेकर का कार्य हो जाएगा आपके हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी को लो कर दो आप। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक है। दोस्तों अरे भाई मेरे, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक है। प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो आपको करके आना है स्टार्च के। किसके है दोस्तों, स्टार्च के है। बी ऑप्शन को लो कर दो। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पशु परिचर एग्जाम 1, 2 और 3 दिसंबर को बिल्कुल हूबहू ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसके नंबर आपके 9057001547 है। ठीक है भाई, तो नीचे एक कमेंट कर देना कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।